हेलो एंड वेलकम अगेन। लास्ट टर्न पे हम लोगों ने देखा था ट्रांसफार्मर में होने वाले लॉसेस के बारे में। आज हम लोग देखेंगे ट्रांसफार्मर की इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक है, तो ये इक्विवेलेंट सर्किट क्या है? सबसे पहले तो देखिए, ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग है, एक प्राइमरी है, एक सेकेंडरी है। दोनों एक दूसरे से लिंक नहीं है, इलेक्ट्रिकली लिंक नहीं है। तो अगर हम दोनों इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट या वोल्टेज को मेजर करना चाहें या उनकी वैल्यू निकालना चाहें, या कोर में होने वाला जो लॉस है उसकी वैल्यू निकालना चाहें, तो ये निकालना बहुत मुश्किल है। ठीक है, सिर्फ प्रैक्टिकली पॉसिबल है। अब प्रैक्टिकली भी हर चीज नहीं आप निकाल सकते हैं, बिना इलेक्ट्रिकल सर्किट के आप प्रैक्टिकली नहीं निकाल सकते हैं। जब प्रैक्टिकली आप लॉसेस के बारे में नहीं निकाल सकते हैं तो उन लॉसेस को कम करने का तरीका भी नहीं खोज सकते हैं, तो डिजाइनिंग में प्रॉब्लम होगी। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाया जाता है ट्रांसफार्मर का। इलेक्ट्रिकल सर्किट का मतलब ऐसा सर्किट जिसमें इलेक्ट्रिकल के बेसिक एलिमेंट जैसे रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, इन सारी चीजों का यूज हो। ठीक है, इन सारी चीज का यूज होगा तो हम जितने भी हमारी इक्वेशन है जैसे केवीएल, केसीएल, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, सभी कुछ हम लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पर क्या है, फिलहाल दो इलेक्ट्रिकल अलग अलग सर्किट्स हैं, तो यहाँ पर हम ये कुछ भी नहीं कर सकते। लॉसेस नहीं निकाल सकते कि कितने लॉसेस, कितना लॉस ईडी करंट से हो रहा है, कितना हम लोग का हिस्टैरिसीस लॉस हो रहा है, हम नहीं निकाल सकते। नो लोड के समय कितना करंट हिस्टैरिसीस लॉस के लिए फ्लो कर रही है, कितना करंट कोर लॉस, सॉरी, कितना करंट ईडी लॉस के लिए फ्लो कर रही है, हम नहीं निकाल सकते। तो ये सारी चीजें निकाल सके, इलेक्ट्रिकल सर्किट बना सके ट्रांसफार्मर का, और ट्रांसफार्मर को थरो स्टडी किया जा सके, इसलिए हम लोग को एक इक्विवेलेंट सर्किट, मतलब ट्रांसफार्मर में जितनी भी चीजें हैं उनको आरएलसी में कन्वर्ट करके एक इलेक्ट्रिकल सर्किट के रूप में बदला जाता है, ताकि हम सारी चीजें आसानी से सिर्फ उस सर्किट से निकाल लें, हमको ट्रांसफार्मर पे ना जाना पड़े। ओके, तो उसमें एक टर्म आता है लीकेज फ्लक्स। तो इसलिए स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि लीकेज फ्लक्स क्या होता है ट्रांसफार्मर में। देखिए, ट्रांसफार्मर में फ्लक्स होता है कोर में, ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया। कोर प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों में लिंक करता है, ये भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, जैसे ये वाला जो कोर है, ये प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों में है, लिंक कर रहा है। बट कुछ फ्लक्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ प्राइमरी में होते हैं या सिर्फ सेकेंडरी में होते हैं, बट दोनों में नहीं होते हैं। तो जब तक प्राइमरी वाइंडिंग का फ्लक्स सेकेंडरी वाइंडिंग को कट नहीं करेगा, सेकेंडरी वाइंडिंग में ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, और अगर ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा तो आउटपुट हमको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जितना फ्लक्स प्राइमरी वाइंडिंग का सेकेंडरी वाइंडिंग में कट करता है, या प्राइमरी वाइंडिंग का फ्लक्स सेकेंडरी वाइंडिंग से होकर गुजरता है, वही फ्लक्स सेकेंडरी वाइंडिंग में ईएमएफ इंड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, जो फ्लक्स प्राइमरी वाइंडिंग का फ्लक्स सेकेंडरी वाइंडिंग को कट नहीं करता है, उससे होकर नहीं गुजरता है, उससे सेकेंडरी वाइंडिंग में फ्लक्स इंड्यूस नहीं होता है। ऐसे फ्लक्स जो सिर्फ प्राइमरी वाइंडिंग में रह जाते हैं या सिर्फ सेकेंडरी वाइंडिंग में रह जाते हैं, मतलब दोनों में नहीं होते हैं कॉमन, ऐसे फ्लक्स को कहते हैं लीकेज फ्लक्स। लीक हो गया वो फ्लक्स, ठीक है, काम नहीं आया, हमारे यूजुअल फ्लक्स नहीं है वो, इसलिए उसको बोलते हैं लीकेज फ्लक्स। ठीक है, द वैल्यू ऑफ फ्लक्स विच नॉट लिंक विद बोथ वाइंडिंग आर कॉल्ड लीकेज फ्लक्स। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा लीकेज फ्लक्स क्या है। यहाँ पे डायग्राम में बना हुआ जो ग्रीन कलर से जो फ्लक्स आपको दिख रहा है वो लीकेज फ्लक्स है, और जो ब्लू एरो जो कोर के अंदर जो दिख रहा है वो फ्लक्स है, वो हमारा यूजुअल फ्लक्स है। वो फ्लक्स दोनों वाइंडिंग को कट कर रहा है, जबकि ग्रीन वाला फ्लक्स सिर्फ अपनी अपनी वाइंडिंग को कट कर रहा है, दूसरे को नहीं कर रहा है, तो वो लीकेज फ्लक्स है। चलिए आइए इसका यूज करते हैं आगे। तो हमको तीन एलिमेंट में बदलना है। ठीक है, जैसी जिस एलिमेंट की जैसी क्वालिटी है, ट्रांसफार्मर से उस क्वालिटी को लेकर हम एक सर्किट बनाएंगे। देखिए कैसे बनाते हैं। पहले तो हम एलिमेंट को देख लेते हैं कि रजिस्टर क्या करता है। प्योर रजिस्टर का जो गुण होता है या जो प्रॉपर्टी होती है, क्या होता है, एनर्जी लॉस करने का। ये एनर्जी लॉस करता है किस फॉर्म में, हीट के फॉर्म में और लाइट के फॉर्म में। ठीक है, बहुत ज्यादा आप हीट देंगे तो गर्म होगा, जिससे वो जलेगा, उजाला देता है, जैसे बल्ब, हीटर, ये सारी चीजें। तो ये प्योर रजिस्टर है। तो जहां भी हमको लॉस दिखाना होगा, एनर्जी का लॉस दिखाना होगा, वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, रजिस्टर का, रेजिस्टेंस का।
ओके, जैसे कॉपर लॉस दिखाना है हमको तो वहां पे कॉपर वाइंडिंग के रेजिस्टेंस को दिखाएंगे। कोर लॉस दिखाना है तो उस कोर लॉस को किससे दिखाएंगे? रेजिस्टेंस से दिखाएंगे। तो जहां भी एनर्जी लॉस होगा वहां पे हम रेजिस्टेंस का प्रयोग करेंगे इक्विवेलेंट सर्किट बनाने के लिए। प्योर इंडक्टर क्या होता है? प्योर इंडक्टर का मतलब ऐसा क्वाइल जिसका रेजिस्टेंस जीरो हो। क्वाइल और इंडक्टर में बस इतना ही अंतर है। ऐसा क्वाइल जिसका रेजिस्टेंस जीरो हो कहलाता है प्योर इंडक्टर। इंडक्टर क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड स्टोर करता है, ठीक है, नॉर्थ साउथ में। तो एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और अगर रेजिस्टेंस जीरो है तो हीट लॉस नहीं होगा। हालांकि कोई भी इंडक्टर तार का ही बनता है, वायर का ही बनता है, और वायर का होगा तो रेजिस्टेंस होगा ही। बट आइडियल की बात हो रही है यहाँ पे। आइडियल केस में अगर वायर का या कंडक्टर का रेजिस्टेंस जीरो है और उसको हम लपेट के इंडक्टर बनाते हैं, कॉइल बनाते हैं, तो ऐसा कॉइल इंडक्टर कहलाता है, क्योंकि वो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड स्टोर करता है, एनर्जी लॉस नहीं करता है। तो जहां भी मैग्नेटिक फील्ड में ऊर्जा स्टोर होगी उसको हम किससे दिखाएंगे? इंडक्टर से। तो प्राइमरी वाइंडिंग अगर हमारा फ्लक्स पैदा करता है तो उससे किससे दिखाएंगे? इंडक्टर से। कोर में फ्लक्स है उसको किससे दिखाएंगे? इंडक्टर से, ठीक है। कैपेसिटर की बात करिए तो कैपेसिटर की जरूरत नहीं है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। प्योर कैपेसिटर चार्ज को स्टोर करता है, मतलब एक साइड पॉजिटिव और एक साइड निगेटिव। तो चार्ज के रूप में ये इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में एनर्जी स्टोर करता है। तो ट्रांसफार्मर का ऐसा कोई भी पार्ट नहीं है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में एनर्जी स्टोर हो जाती है, की जाती हो। इसलिए हम ट्रांसफार्मर के इक्विवेलेंट सर्किट में कैपेसिटर के सिंबल का या कैपेसिटर के प्रॉपर्टी का यूज नहीं करते हैं। सिर्फ किसका करते हैं? रेजिस्टेंस का और इंडक्टेंस का। ये देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ, डिफरेंस बिटवीन प्योर इंडक्टर एंड कॉइल। सॉरी, इन कॉइल both energy stored in form of magnetic field and also in the form of heat। कॉइल में हीट भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर भी होगी। ओके, मतलब आप कॉइल को कैसे दिखा सकते हैं? एक रेजिस्टेंस प्लस एक इंडक्टर। रेजिस्टेंस किसको दिखा रहा है? एनर्जी लॉस को। और कॉइल किसको दिखा, ये इंडक्टर किसको दिखा रहा है? उस कॉइल में स्टोर होने वाली मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है। तो आप किसी भी बाइंडिंग को दो तरीके से दो उसमें चीजें दिखा सकते हैं। एक तो उसका रेजिस्टेंस और जो कि उसका हीटिंग प्रॉपर्टी है, और दूसरा उसका कॉइल या जिसको इंडक्टर बोलते हैं, जो कि उसमें मैग्नेटिक फील्ड कितना स्टोर हो रहा है उसको दिखा रहा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्योर रजिस्टर जो होता है उसमें ये फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू आई। सभी को पता है, ओम्स लॉ से आया है। आर क्या है? V बाई आई, ये भी ओम्स लॉ से ही है, ठीक है। मात्रक क्या है? ओम, यूनिट ओम। सेम ऐसे ही आप इंडक्टर में करेंगे तो V इज इक्वल टू आई एक्सएल। एक्सएल क्या है? इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। और एक्सएल बराबर कितना होगा? V बाई आई, यूनिट ओम। सेम इसी तरह से कैपेसिटर में भी होगा, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं, कैपेसिटर का यूज हमको नहीं करना है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ बता दिया है। ओके, तो रजिस्टर भी ओम्स लॉ को फॉलो करता है, और एक्सेल के फॉर्म में अगर आप लिखते हैं तो ये भी ओम्स लॉ को फॉलो करता है, इंडक्टर भी। तो V इज इक्वल टू आई एक्सएल से क्या निकला? इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है। इंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने अंदर होने वाले अचानक करंट में आने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। किसी इंडक्टर से अगर करंट फ्लो कर रहा है और अचानक बढ़ गया तो उसका अपोज करेगा। किसी इंडक्टर से अगर करंट फ्लो कर रहा है अचानक कम हो गया तो उसका भी अपोज करेगा। कैसे करता है? अगर कहीं पे करंट फ्लो कर रहा है इंडक्टर से, सपोज करिए 2 एम्पियर, और अचानक से वो बढ़ के 10 एम्पियर हो गया, तो इसका ही अपोज करेगा। मतलब ये चाहेगा कि 2 ही एम्पियर है, इसलिए ये अपोजिट डायरेक्शन में वोल्टेज क्रिएट करेगा इंडक्टर। इसी तरह से अगर 2 एम्पियर फ्लो कर रहा है और अचानक से करंट गिर के 0 हो गई, तो भी ये चाहेगा करंट ना गिरे और करंट को बढ़ा के वापस से 2 एम्पियर करना चाहेगा। ये भी कैसे करेगा? वोल्टेज से। तो एक बार वोल्टेज करंट का सपोर्ट करता है, एक बार वोल्टेज करंट का अपोज करता है, और इस तरह से
इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज जनरेट होता रहता है। तो जब तक करंट में चेंज होता रहेगा, करंट की वैल्यू में चेंज होता रहेगा, इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज रहेगा। जब करंट की वैल्यू में चेंज होना बंद हो जाएगा, इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज जीरो हो जाएगा। जैसे अगर आप डीसी फ्लो कराएं किसी इंडक्टर से, तो उसके क्रॉस वोल्टेज जीरो हो जाएगा। ठीक है, अगर आप डीसी फ्लो कराते हैं तो उसके क्रॉस वोल्टेज जीरो हो जाएगा, क्योंकि डीसी करंट समय के साथ चेंज नहीं होती है। तो जब समय के साथ चेंज नहीं होती तो इंडक्टर को उसको अपोज करने की कोई जरूरत नहीं है, और इसलिए कोई वोल्टेज इंड्यूस नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे ये हमने बनाया इक्विवेलेंट सर्किट। कैसे है, क्या क्या चीजें हैं, इसको एक बार देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे भी आप देख सकते हैं और यहाँ भी देख सकते हैं, दोनों एक ही चीज है। एक एक को देखते हैं हम लोग। सबसे पहले देखिए I1। I1 क्या है? प्राइमरी वाइंडिंग का करंट। प्राइमरी वाइंडिंग में जो करंट बह रही थी उसको हम दिखाएं यहाँ पे I1 से। एक एक करके देखते चलिए मेरे साथ। इसी तरह से I2। I2 क्या है? सेकेंडरी वाइंडिंग में बहने वाली करंट। कहाँ पे है? ये है सेकेंडरी वाइंडिंग तरफ। ओके, अच्छा बीच में देखिए, ये आपको दो वाइंडिंग दिखाएंगे, एक ये दिखाया गया है और दूसरा ये किसको दिखा रहा है? ट्रांसफार्मर की दोनों वाइंडिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा है। प्राइमरी वाइंडिंग का नंबर ऑफ टर्न N1 है, सेकेंडरी वाइंडिंग का नंबर ऑफ टर्न N2 है। और ये हम लोग जानते हैं कि ये पूरी चीज क्या है? ये ट्रांसफार्मर का सिंबल है। ये हम लोगों ने देखा था पिछले टर्न में। ये ट्रांसफार्मर के सिंबल को हम लोग ऐसे करके दिखाते हैं। ये प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग और कोर को डबल लाइन से दिखाया जाता है। तो ये सिर्फ सिंबल है ट्रांसफार्मर का। एक तरफ प्राइमरी वाइंडिंग है इस तरफ, और दूसरी साइड सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो प्राइमरी वाइंडिंग की तरफ जितनी भी चीजें लगी हैं उन सब की वैल्यू 1 करके लिखा जाता है, और सेकेंडरी वाइंडिंग की तरफ जो लिखा जाता है वो उसके आगे नोटेशन 2 लगाया जाता है। तो अगर I1 बोला गया इसका मतलब प्राइमरी वाइंडिंग का करंट, I2 बोला गया मतलब सेकेंडरी वाइंडिंग का करंट। अब आगे देखिए I0, या जिसको I0 भी आप पढ़ सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं? नो लोड करंट। ट्रांसफार्मर पे जब लोड नहीं लगाया जाता है, कोई लोड ना लगा हो, उस समय ट्रांसफार्मर में कितना करंट फ्लो करेगा उसको बोलते हैं नो लोड करंट, या I0 या I0। IC क्या है? कोर लॉस करंट। अब जैसा मैंने कहा कि सपोज करिए जो हम लोग का सिलिकॉन स्टील है उसमें कोई वायर तो है नहीं, लॉस हो रहा है। कितना लॉस हो रहा है कैसे निकालेंगे? क्योंकि वाट मीटर, अमीटर, वोल्ट मीटर ये सब तो हम किसी वायर से जोड़ते हैं, लेकिन कोर तो लोहे का है, उसमें तो कोई वायर है नहीं, वाइंडिंग में वायर है। तो कितना लॉस हो रहा है कोर में, ये हम ना तो वाट मीटर से पता कर सकते हैं, ना तो अमीटर से पता कर सकते हैं, ना वोल्ट मीटर से पता कर सकते हैं। तो इसके लिए ये हमको इक्विवेलेंट सर्किट की जरूरत थी। तो यहां पर हम क्या निकालना है कि नो लोड के समय जो करंट फ्लो कर रही है उसका कुछ पार्ट जा रहा है कोर लॉस में। ठीक है, क्योंकि नो लोड के समय जो करंट फ्लो करेगा, लोड तो है नहीं, तो करंट तो फ्लो कर ही रहा है। कहाँ जा रहा है? कोर को गर्म करने में, हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉस में। बट कितना करंट जा रहा है ये हमको नहीं मालूम, क्योंकि करंट सिर्फ हीट लॉस में नहीं हो रहा है, करंट मैग्नेटाइज भी करने में हो रहा है। कोर में फ्लक्स इंड्यूस करने के लिए भी हम लोग का करंट लग रहा है। तो कितना पार्ट फ्लक्स इंड्यूस करने के लिए लग रहा है और कितना पार्ट कोर को हीट करने में खर्च हो जा रहा है, ये हमको नहीं पता। इसलिए यहाँ पे दो करंट की वैल्यू चुनी गई है। एक को बोला गया IC, कोर लॉस करंट, और एक को बोला गया IM, मैग्नेटाइजिंग करंट। कोर लॉस करंट करंट का वह भाग है जो हम लोग निकालेंगे, करंट का वह भाग है जो कि कोर में हीट इंड्यूस करने के लिए, हीट पैदा करने में खर्च हो जा रहा है, जैसे एडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस। और मैग्नेटाइजिंग करंट वह करंट है जो कि कोर में मैग्नेटाइज करने के लिए, कोर को मतलब कोर में फ्लक्स पैदा करने के लिए लग रहा है। ठीक है, समझ में आया होगा आप सबको। R1 क्या है? ये तो इजी है। प्राइमरी, हमने कहा कि वाइंडिंग या कॉइल में दो पार्ट होता है, एक रेजिस्टेंस और दूसरा इंडक्टेंस। रेजिस्टेंस दिखाता है उसमें होने वाले हीट लॉस को, और इंडक्टर दिखाता है उसके द्वारा पैदा किए गए मैग्नेटिक फील्ड को। ओके, तो प्राइमरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस है R1 यहाँ पे। इसी तरह से R2 क्या है? सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है यहाँ पे। ओके, लीकेज फ्लक्स है हर वाइंडिंग का, हर वाइंडिंग फ्लक्स पैदा कर रही है, वो दूसरे वाइंडिंग को कट कर रहा है,
और कुछ ऐसा भी फ्लक्स बच जा रहा है जो कि दूसरी वाइंडिंग को फ्लक्स नहीं कट कर रहा है। तो जो फ्लक्स दूसरी वाइंडिंग को कट नहीं कर रहा है उसमें कितनी एनर्जी चली गई, क्योंकि वो तो वेस्ट हो गया ना फ्लक्स, तो उसको बोला गया लीकेज फ्लक्स। तो प्राइमरी वाइंडिंग जो फ्लक्स पैदा किया उसमें कितना फ्लक्स लीक हो गया, उसको यहाँ पे दिखाया जा रहा है, उसके रिएक्टेंस को दिखाया जा रहा है XL1। तो ये XL का मतलब है लीकेज फ्लक्स रिएक्टेंस। कितना होगा ये? ओमेगा एल। ओमेगा एल, ओमेगा का वैल्यू कितना होता है? 2πf/L। ठीक है, तो अगर आपको इंडक्टेंस पता है तो आप एक्सएल निकाल सकते हैं, ये आप लोगों ने बेसिक इलेक्ट्रिकल में भी पढ़ा होगा। नेक्स्ट इसी तरह से सेकेंडरी वाइंडिंग लीकेज रिएक्टेंस, इसको आप XL2 बोलते हैं। हाँ, कोर लॉस आरसी क्या है? कोर लॉस रिप्रेजेंटेड बाय दिस रेजिस्टेंस। सपोज करिए कोर में 200 वाट का हीट लॉस हो रहा है, मतलब ईडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस, और हमने मान लिया कि कोर में बहने वाली करंट है 1 एम्पियर। ओके, हमको इसको दिखाना है लॉस में। तो लॉस में दिखाने के लिए क्या बोलते हैं, आप क्या करेंगे, यहाँ पे आर होगा और इसमें बहने वाली करंट है 1 एम्पियर, जो हमने मान लिया। करंट का वह कंपोनेंट जितना कोर लॉस में खर्च हो रहा है वह है 1 एम्पियर, और टोटल कोर लॉस कितना हो रहा है? 200 वाट। तो इस रेजिस्टेंस आरसी की वैल्यू कितनी होगी? 200। क्यों? क्योंकि आई स्क्वायर आर इज इक्वल टू 200 वाट, और आई की वैल्यू है 1, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 स्क्वायर मतलब 200। ठीक, 200 ओम। तो आई होप आप लोगों को समझ में आएगा कि क्या सिग्निफिकेंस है आरसी का। तो आरसी कोर लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है। आरसी रेजिस्टेंस कोर में लगा नहीं है, आरसी वह रेजिस्टेंस है जो कि कोर लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, इसी तरह से एक्सएम क्या है? मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस। कोर जो फ्लक्स पैदा कर रही है, कोर में जो फ्लक्स है, जो वर्किंग फ्लक्स है, लीकेज नहीं, लीकेज को छोड़ के जो वर्किंग फ्लक्स है वो फ्लक्स कितना है, वो बता रहा है मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस। V1 क्या है? सब प्राइमरी सप्लाई वोल्टेज। V2 क्या है? सेकेंडरी लोड वोल्टेज। E1 क्या है? प्राइमरी इंड्यूस ईएमएफ। E2 क्या है? सेकेंडरी इंड्यूस ईएमएफ। N1 क्या है? नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी वाइंडिंग, और N2 इसी तरह से नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी वाइंडिंग। तो ये तो हो गया हम लोग का एक इक्विवेलेंट सर्किट, बट अभी भी प्रॉब्लम वही है, दो अलग अलग सर्किट है, इनको हमको एक सर्किट में लाना है। ठीक है, जैसे आप कोई भी सर्किट होता है, सपोज करिए इस तरह की सर्किट है, इस तरह का सर्किट है, तो कोई एक सर्किट में हमको इसको चेंज करना है। यहाँ दो अलग अलग है, बीच में कोर आ जा रहा है, इसको कैसे सॉल्व किया जाए? अगर हम इसको यहां से हटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि दो अलग अलग वोल्टेज है, तो कैसे लाते हैं इसको? तो यहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा होगा, देखिए अगर इसको यहाँ से हटाया जाए इस सिंबल को, तो सिंबल सिर्फ हटा देने से काम नहीं चल जाएगा। सेकेंडरी वाइंडिंग का वोल्टेज अलग है, सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस अलग है, आप उसको प्राइमरी वाइंडिंग में जोड़ रहे हैं, क्योंकि इधर का पार्ट तो प्राइमरी वाइंडिंग है। ठीक है, इधर का पार्ट तो प्राइमरी वाइंडिंग है, इसमें आप सेकेंडरी वाइंडिंग की चीज को जोड़ दे रहे हैं डायरेक्ट, तो ऐसे तो जोड़ नहीं सकते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग को। ठीक है, क्योंकि दोनों तो एक ही सर्किट है। तो इसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है, जो मैंने पहले बताया हुआ है, उसका यूज करते हैं। अच्छा, इसको कहते क्या है? जब सेकेंडरी वाइंडिंग को प्राइमरी वाइंडिंग में जोड़ते हैं, जैसे इस सर्किट में सेम वायर है जो कि प्राइमरी वाइंडिंग से करंट कनेक्ट है और सेकेंडरी वाइंडिंग से भी कनेक्ट है, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है। प्राइमरी वाइंडिंग की सर्किट अलग है, सेकेंडरी वाइंडिंग की सर्किट अलग है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, ये प्राइमरी वाइंडिंग की सर्किट है, दोनों अलग है। जबकि यहाँ क्या है? दोनों सेम है, सेकेंडरी वाइंडिंग को प्राइमरी वाइंडिंग में जोड़ा गया है। इसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी एलिमेंट्स रेफर्ड टू प्राइमरी साइड, या प्राइमरी, जो भी आप बोल दिए। ठीक है, सेकेंडरी एलिमेंट्स रेफर टू प्राइमरी साइड या रेफर टू प्राइमरी, मतलब सेकेंडरी एलिमेंट को प्राइमरी की तरफ शिफ्ट किया गया है। ठीक है, क्यों प्राइमरी को उठा के सेकेंडरी की तरफ क्यों नहीं जोड़े हैं? क्योंकि प्राइमरी की तरफ ज्यादा एलिमेंट्स हैं। आप खुद देखिए, आईसी, आईएम, आरसी, एक्सएम, आई नॉट, बहुत कुछ है, जबकि इधर कम है।
इसलिए सेकेंडरी साइड के एलिमेंट्स को, जो भी करंट रेजिस्टेंस है, वो सबको उठा के प्राइमरी साइड में किया जा रहा है। बट कैसे कर रहे हैं, क्योंकि वैल्यू तो अलग है, कैसे जोड़ दे रहे हैं हम सेकेंडरी वाइंडिंग के रेजिस्टेंस को प्राइमरी वाइंडिंग में, तो आइए देखते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, यहाँ ध्यान से देखिएगा, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है, N2/N1, वही होता है E2/E1, वही होता है I1/I2, करंट में उल्टा हो जाता है। ठीक है, अब जितने भी चीजों को हम सेकेंडरी से उठा के प्राइमरी साइड में लाए हैं, सेकेंडरी से उठा के प्राइमरी साइड में लाए हैं, तो हमने किधर लाया, प्राइमरी साइड में। जब प्राइमरी साइड में लाया तो उसका नाम क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया कि प्राइमरी साइड में कोई भी चीज लिखी जाती है तो उसका नोटेशन 1 लिखा जाता है, तो 1 लिखा गया। बट ऑलरेडी इसमें 1 है पहले से। जैसे आप अगर यहाँ पे I1 लिखते हैं तो I1 तो पहले से ही है, इसको भी आप I1 कैसे लिख सकते हैं। इसलिए प्राइमरी वाइंडिंग की खुद की करंट I1 और सेकेंडरी वाइंडिंग से जो करंट हम जोड़ रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं प्राइमरी की तरफ, उस I1 में अंतर करने के लिए जो करंट सेकेंडरी से आ रही है, जो रेजिस्टेंस सेकेंडरी से आ रहा है, जो वोल्टेज सेकेंडरी से आ रहा है, उस पर हम डैश लगा देते हैं। इसलिए आप सब पे देखिए डैश लगा हुआ है, जैसे XL1 डैश, मतलब ये प्राइमरी से सेकेंडरी की तरफ आया हुआ लीकेज रिएक्टेंस है। R1 डैश, मतलब ये सेकेंडरी से प्राइमरी की तरफ आया हुआ रेजिस्टेंस है। I1 डैश, मतलब ये सेकेंडरी करंट है जो कि प्राइमरी की तरफ आके 1 हो गया और सेकेंडरी से आया था, ये दिखाने के लिए आप पर डैश लगा दिया गया। V1 डैश, सेकेंडरी वोल्टेज को प्राइमरी की तरफ शिफ्ट किया गया है, इसलिए V1 हो गया, और प्राइमरी वोल्टेज से कंफ्यूजन ना हो इसलिए डैश लगा दिया गया। तो समझ में आया होगा कि क्यों ये डैश लगाया गया है। अब बिल्कुल आप इसी फॉर्मूले से आप कुछ भी निकाल सकते हैं। जैसे हमको निकालना I1 डैश, ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है हम लोग का, यहाँ पर आप यहाँ पे देखिए, अगर हमको N2 और N1 पता है, वो पता ही होगा क्योंकि हमने ट्रांसफार्मर बनाया है, तो हमको पता है नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं। ठीक है, तो N2 N1 हमको पता होगा, प्राइमरी साइड का नंबर ऑफ टर्न और सेकेंडरी साइड का। तो अगर ये पता है तो हमको K की वैल्यू तो आराम से निकल जाएगी, डिवाइड करके N2/N1 करके। और अगर हमको N2/N1 पता है तो इस फॉर्मूले से हम I2 में K का मल्टीप्लाई करके यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं I1 डैश। ठीक है, सेकेंडरी वाइंडिंग करंट में अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन फैक्टर का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या मिलेगा हमको, वो उसकी वैल्यू मिलेगी जब सेकेंडरी वाइंडिंग को प्राइमरी की तरफ शिफ्ट कर दिया जाए। ठीक है, फॉर्मूला आपके सामने है। इसी तरह से अगर सेकेंडरी वोल्टेज E2 या V2 कुछ भी, उसको अगर आप लाते हैं, इसी फॉर्मूले से ये लिखा जा रहा है, आप कॉपी पेन लेके आराम से नोट डाउन करके इसको आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे है, मैं एक आपको करके दिखा दे रहा हूँ, E2/E1 इज इक्वल टू N2/N1। ठीक है, हमको क्या चाहिए, E1 डैश। E1 डैश क्या है, इस E2 को जब हम प्राइमरी साइड में ले जा रहे हैं तो उसकी वैल्यू है। तो E1 डैश बराबर कितना हो जाएगा, E1 डैश बराबर हो जाएगा N1/N2 इंटू E2, और N2/N1 को K बोलते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/K E2। ठीक है, यही सेम फॉर्मूला यहाँ पे आया। मतलब आप सेकेंडरी वोल्टेज में K से डिवाइड कर देंगे तो आपको वो वैल्यू मिल जाएगी जितना उसको प्राइमरी की तरफ शिफ्ट करने पर वैल्यू मिलेगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने एक वैल्यू भी दे के रखा, आप यहाँ चेक कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हमको Z की वैल्यू या R या X की वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, ये दोनों ही ओमिक क्वांटिटी है। मैंने शुरुआत में बताया, पहली दूसरी स्लाइड में मैंने बताया कि ये दोनों ओमिक क्वांटिटी है। ओमिक क्वांटिटी है तो दोनों का फॉर्मूला क्या होगा, V/I, या वोल्टेज बाई करंट। तो हमको ये क्या निकालना है कि सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस या सेकेंडरी वाइंडिंग का लीकेज रिएक्टेंस अगर प्राइमरी की तरफ आता है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो प्राइमरी की तरफ आता है तो प्राइमरी की तरफ लाया गया वोल्टेज डिवाइड बाई प्राइमरी की तरफ लाया गया करंट अगर हम कर लें तो हमको मिल जाएगा कितना होगा। तो अगर हम ऐसा करते हैं, प्राइमरी की तरफ लाया गया वोल्टेज और प्राइमरी की तरफ लाया गया करंट को डिवाइड करते हैं,
तो हमको जो यहाँ पे मिलेगा हम लोग को, देखिए यहाँ पे लाएंगे तो N1/N2, और यहाँ ये हो जाएगा इंटू E2, और यहाँ पे हो जाएगा I2। ठीक है, यहाँ पे भी सेम चीज हो जाएगा E2/I2, और यहाँ पे भी हो जाएगा E2/I2। ठीक है, और E2/I2 से आप रेजिस्टेंस भी निकालते हैं R2, E2/R2 से X2 भी निकालते हैं, E2/R2 से Z भी निकालते हैं। तो जो फॉर्मूला एक के लिए होगा वही सबके लिए होगा। तो जितने भी ओमिक क्वांटिटी है, मतलब चाहे रेजिस्टेंस हो, चाहे रिएक्टेंस हो, चाहे इम्पिडेंस हो, इन सबकी यूनिट आपका ओम होता है। तो सबके लिए सेम फॉर्मूला होगा, क्योंकि सबको कैसे निकालते हैं, वोल्टेज बाई करंट करके। और वोल्टेज बाई करंट जो प्राइमरी साइड में लाया गया है, जो कि यहाँ पे वैल्यू आपको है, ये वाली एक है I1 डैश, इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पे रखिए, और यहाँ पे आपका है E1 डैश, इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पे रखा गया है, और दोनों वैल्यू आप लगा के चेक करिए, ये आएगा 1/K²। मतलब सेकेंडरी वाइंडिंग में जो भी रेजिस्टेंस है, उसमें आप K² से अगर डिवाइड कर देते हैं तो आपको वो प्राइमरी साइड की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, क्यों अलग अलग वैल्यू आ रही है, क्यों सेकेंडरी में कुछ अलग वैल्यू है, प्राइमरी में कुछ अलग वैल्यू है, क्यों ये अंतर आ रहा है, इस चीज को भी सोचिए कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों अंतर आ रहा है, क्यों सेकेंडरी साइड में रेजिस्टेंस की वैल्यू कुछ अलग है, जब प्राइमरी की तरफ कर रहे हैं तो चेंज हो जा रहा है। चेंज इसलिए हो रहा है क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स बदल रहे हैं। अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स को कांस्टेंट कर दिए दोनों तरफ, मतलब 200 टर्न इधर भी 200 टर्न इधर भी, तब कोई वैल्यू नहीं बदलेगी। बट चूंकि नंबर ऑफ टर्न्स में अंतर है, इसलिए आप सेकेंडरी रेजिस्टेंस को आप डायरेक्ट प्राइमरी रेजिस्टेंस में नहीं जोड़ सकते हैं। उसकी वैल्यू को कम या ज्यादा करना पड़ेगा। किस अनुपात में, जिस अनुपात में उसकी नंबर ऑफ टर्न्स हैं। ठीक है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर ये सारे फॉर्मूले निकाल रहे हैं। तो फिर से एक बार मैं कंक्लूड करता हूं कि जितने भी चीजें हैं उनको प्राइमरी साइड शिफ्ट करने के लिए, जैसे करंट को अगर आप सेकेंडरी से प्राइमरी की तरफ शिफ्ट करना है, रेफर करना है, तो K से मल्टीप्लाई करेंगे, K मतलब N2/N1। सेकेंडरी वाइंडिंग को प्राइमरी की तरफ रेफर करना है तो K से डिवाइड करेंगे, जितने भी वोल्टेज है उसमें डिवाइड करेंगे। अगर जितने भी रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस या इंपिडेंस है, जितने भी ओमिक क्वांटिटी है सेकेंडरी साइड की, उनको आप प्राइमरी की तरफ रेफर करना चाहते हैं तो K² से डिवाइड करेंगे। ओके, ये फॉर्मूला हर जगह अप्लीकेबल है, इसको याद रखिएगा। ओके, अब प्रॉब्लम अभी भी पूरी तरह से सॉल्व नहीं हुई है। अभी भी ये दो रेजिस्टेंस R1 और R1 डैश और दो रिएक्टेंस XL1 और XL1 डैश अलग अलग है। अगर ये जुड़ जाते आपस में तो सर्किट और छोटी हो जाती है। इसको कैसे जोड़ सकते हैं, अगर ये बीच वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, अगर ये इस तरफ शिफ्ट कर दिया जाए और इन दोनों को एक्साइट कर दें, लेकिन ऐसा तो हम कर नहीं सकते अपनी जरूरत के अनुसार किसी भी सर्किट में इधर से उधर। ठीक है, ऐसा अगर कर सकते तो हर क्वेश्चन आसान हो जाता, तो ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। बट यहाँ पर कुछ हमको अप्रोक्सीमेशन लेना पड़ेगा। अप्रोक्सीमेशन मतलब अगर आप इसी एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट पे ट्रांसफार्मर के सभी वैल्यू को निकालते हैं, करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस, कोर लॉस, मैग्नेटाइजिंग करंट, नो लोड करंट, सारी वैल्यू को अगर आप निकालते हैं तो ये बिल्कुल 100% एक्यूरेट आएगा, कोई गलती नहीं होगी। बट अगर आप इसको इधर की तरफ शिफ्ट कर देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे किया, इसको बोला गया अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट, नॉट एग्जैक्ट। सेम चीज यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे आप सारी क्वांटिटी को निकालिए, R1, X1, R2, I2, RC, XM, IC, नो लोड करंट, सब कुछ आप निकालिए। तो जो एक्यूरेसी आएगी वो मान लेते हैं 96 या 97% या 98% आएगी एक्यूरेसी। लेकिन क्वेश्चन कितना आसान हो गया, यहाँ पे प्रॉब्लम हमारा कितना आसान हो गया। वैल्यू में जरूर थोड़ा सा टॉलरेंस आया है 3% 4% का, बट समय हमारा बहुत बच गया प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। इसलिए प्रैक्टिकली हम लोग
अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट का यूज करते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट को सॉल्व करना अभी भी बहुत मुश्किल है। पॉसिबल तो है बट बहुत मुश्किल है। पहले तो पॉसिबल ही नहीं था, अभी पॉसिबल है लेकिन बहुत मुश्किल है, समय बहुत लगेगा और एक्यूरेसी हमको मिलेगी 100%। बट एक्यूरेसी में थोड़ा बहुत समझौता किया जा सकता है अगर समय बहुत ज्यादा बचता है तो इससे आंसर जो आएगा वो आपका लगभग 96, 97, 98% तक एक्यूरेट आएगा और ये हर जगह आपका एप्लीकेबल है। ठीक है, हर जगह एक्सेप्ट किया जाता है इस अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट को और इसके रिजल्ट को। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में हो गए, दोनों लीकेज रिएक्टेंस सीरीज में हो गए, दोनों को जोड़ सकते हैं। दोनों को जोड़ने के बाद जो रेजिस्टेंस आएगा उसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, डिनोट टोटल कॉपर लॉस को डिनोट करने के लिए, और XEM जो है वो टोटल या इक्विवेलेंट रिएक्टेंस जो कि टोटल लीकेज फ्लक्स को डिनोट करता है। ओके, तो फिर से हम लोग देख लेते हैं कि सारी चीजों से क्या निकला हमारे पास। तो देखिए I1 स्क्वायर R1 से क्या निकला यहाँ पे, प्राइमरी वाइंडिंग का कॉपर लॉस। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने सिर्फ फॉर्मूला देखा था बट वो निकलेगा कैसे वो नहीं हमको मालूम। यहाँ पे वो हम लोग एक्चुअल में निकाल सकते हैं। I1 स्क्वायर R1, I2 सॉरी यहाँ पे ये आपका हो जाएगा I1 डैश, इसको सही कर लीजिएगा, I1 डैश और यहाँ पे हो जाएगा R1 डैश। ठीक है, तो इसको मैं फिर से ही लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। ये हो जाएगा आपका यहाँ पे I1 डैश स्क्वायर और R1 डैश इंटू R1 डैश। ये किसको बताएगा, ये सेकेंडरी वाइंडिंग के कॉपर लॉस को दिखाएगा। इसी तरह से जो रिएक्टिव पावर यूज किया जा रहा है, लीकेज फ्लक्स जो उत्पन्न तो हो ही रहा है, उसमें जो पावर यूज होता है उसको बोलते हैं रिएक्टिव पावर। वो काम नहीं आ रहा है बट पावर तो लग रहा है, पावर तो ले रहा सप्लाई से, उसको बोलते हैं रिएक्टिव पावर। ये चीज ध्यान रखिएगा, उसको बोला जाता है रिएक्टिव पावर। यूनिट क्या होता है, VAR। इसको किससे दिखाते हैं, सेम I1 डैश स्क्वायर X1। इसी तरह से जो सेकेंडरी वाइंडिंग में जो लीकेज फ्लक्स पैदा करने के लिए, लीकेज फ्लक्स जो पैदा हो रहा है उसमें जो पावर जो यूज हो रहा है, खर्च नहीं हो रहा है, पावर खर्च नहीं हो रहा है, इसको बोलेंगे पावर यूज हो रहा है। खर्च होगा तो रेजिस्टेंस से दिखाते हैं, पावर यहाँ यूज हो रहा है, वो है R1 डैश स्क्वायर X1 डैश का मतलब ये सेकेंडरी साइड से आया हुआ लीकेज रिएक्टेंस है। ठीक है, अगर हमको कोर लॉस निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, IC स्क्वायर RC। कोर लॉस हो रहा है वहां पे एनर्जी का, इसलिए इसको दिखाएंगे वाट से। इसी तरह से देखिए प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में जो कॉपर लॉस हो रहा है उसको भी हम किससे दिखाएंगे, वाट से। बट रिएक्टिव पावर जो कि यूज हो रहा है किसमें, कोर को मैग्नेटाइज करने में, कोर को फ्लक्स पैदा करने में, कोर में फ्लक्स स्टेब्लिश करने में, उसको कैसे निकालेंगे, IM स्क्वायर XM। ये भी क्या होगा, रिएक्टिव पावर। तो आप देखिए ट्रांसफार्मर में दो तरह के पावर यूज हो रहे हैं। एक तो हो रहा है जिसको बोल रहे हैं हम लोग एक्टिव पावर, जिसकी यूनिट है वाट, जो कि खर्च हो जा रहा है लॉस में, कोर लॉस, कॉपर लॉस में। और दूसरा जो पावर है जो कि फ्लक्स पैदा करने में यूज हो रहा है, खर्च नहीं हो रहा है, यूज हो रहा है, उसको बोल रहे हैं रिएक्टिव पावर। ठीक है, जिसका यूनिट है VAR। तो ट्रांसफार्मर एक्टिव पावर भी देता है, रिएक्टिव पावर भी देता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर एक्टिव और रिएक्टिव पावर यूज भी करता है और देता भी है। तो चूंकि ट्रांसफार्मर एक्टिव और रिएक्टिव पावर मतलब वाट और VAR दोनों देता है, इसलिए अगर आप लोगों ने देखा होगा, कभी पढ़ा होगा, तो पावर ट्रायंगल, जो होता है इसमें वाट है, ये VAR है और ये होता है KVA। ठीक है, फाई है KVA। तो चूंकि ट्रांसफार्मर
तो रिएक्टिव पावर भी देता है और एक्टिव पावर भी देता है, इसलिए ट्रांसफार्मर की रेटिंग किसमें होती है? केवीए में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरव्यू, वाइवा, और वैसे भी आपको पता होना चाहिए क्यों ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में होती है, क्यों किलोवाट में नहीं होती है, क्यों हॉर्स पावर में नहीं होती है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में इसलिए होती है क्योंकि ट्रांसफार्मर एक्टिव पावर भी देता है और रिएक्टिव पावर भी देता है, और दोनों को जोड़ के जो हम लोग बनाते हैं वो होता है केवीए, इसलिए ट्रांसफार्मर की रेटिंग होती है केवीए में। तो आई होप आप लोग को समझ में आएगा इक्विवेलेंट सर्किट। कॉपी पे इसकी प्रैक्टिस करिए, खुद से बना के देखिए, अगर नहीं समझ में आया तो कॉपी पे लिखेंगे, जरूर समझ में आएगा। ठीक है, थैंक यू।